हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है इमरान और आज हम बात करने वाले हैं कि जो काफी बंदे जो वीजा अप्लाई करते हैं और अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से उनका जो रिफ्यूजल आता है नंबर 3, नंबर 9 और नंबर 10, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इधर वैसे सर्दी शुरू हो गई है, मतलब हल्की हल्की, मतलब मौसम कल 2 दिन बारिश हुई है तो मौसम बिल्कुल ठंडा है और पूरा बिल्कुल कोहरा सा बना पड़ा है हल्का हल्का। और मौसम का बारिश का भी चांस है कि बारिश हो। तो हम बात करते हैं, हम अपनी बात टॉपिक पर करते हैं। तो दोस्तों, ये है कि आप अभी के टाइम पे जो या पहले के टाइम पे लोग जो गलतियां कर रहे हैं उस गलती को हमें सुधारना है। क्या करना है कि हमें रिफ्यूजल ना मिले अनसफिशिएंट बैलेंस का, या फिर 9 नंबर या 10 नंबर क्यों मिलता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपके खाते में बैलेंस भी है, आप स्टेटमेंट भी सही लगा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें रिफ्यूजल मिल रहा है नंबर 3 का। मैंने इससे पहले भी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि हमारे बैंक में वीजा अप्लाई करने के लिए कितना बैलेंस होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा ज्यादा। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, हम ये शुरू करते हैं कि हम लोगों को बैंक में बैलेंस किस तरीके से रखना है और कैसे मेंटेन करना है, ट्रांजेक्शन कैसे दिखानी है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे ताकि काफी लोगों को वीजा रिफ्यूजल का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने पोलैंड आने के लिए या अनदर कंट्री में आने के लिए आपने सोच लिया है कि मुझे आना है, तो उस कंट्री में आने के लिए आपको बैंक बैलेंस मेंटेन, मतलब कि स्टेटमेंट रेडी करने के लिए तैयार कर देना है। जैसे हम हर किसी काम के लिए प्लानिंग के साथ चलते हैं ना, वैसे इसको भी, मतलब कि समझ लो आज मैंने सोचा कि मेरे को 2027 में पोलैंड जाना है एग्जाम्पल, तो मैं 2027 के पर्पज से ही मैं देखूंगा कि मेरा वर्क परमिट निकलने का क्या टाइमिंग है या फिर अपॉइंटमेंट करने का क्या टाइम है। उससे पहले से ही मैं 6 महीने 8 महीने पहले से ही ट्रांजेक्शन बनाने शुरू कर दूंगा। कि सबसे पहले आपने जब प्लान कर लिया है कि आपको यूरोप के लिए आना है, पोलैंड के लिए आना है, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने खाते में एक छोटा सा, मतलब कि 2.5-2 लाख का अमाउंट रकम रखना है या 1 लाख का ही रखना है कम से कम। अब उसी अमाउंट से आपका ट्रांजेक्शन चालू हो जाएगा। अब उसी को कोशिश करिए मेंटेन करने के लिए। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, मतलब कि वो ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत लेन देन करेंगे, पैसा निकालेंगे, डालेंगे, ऐसा करते रहिए। ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा डाल दिया है और उसको हम सिर्फ डाले जा रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि आपका जो कोशिश करिएगा, जो आपका जो मेन अकाउंट है, जैसे आप जॉब करते हैं, आपकी जो सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी अकाउंट में ही उसको डिपॉजिट करिए और उसी से लेन देन, परचेज करिए, कुछ सामान शॉपिंग वगैरह करिए, उसमें पैसे निकालिए, फिर डिपॉजिट भी करिए। मतलब ऐसा लेन देन कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल बैंक अकाउंट में यूज करते हैं ना, वैसे ही करिए। बट एक प्लान है कि हमें यूरोप जाना है तो उसका बैंक स्टेटमेंट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग, उसके प्लान से ही आपको ये चीज करनी है। ये नहीं कि अकाउंट को पूरा ही खाली कर दिया, नहीं। कोशिश करना है कि आपको, देखो, बाहर आना है तो थोड़ा सी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनाओगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको जो ट्रांजेक्शन करनी है, जब तक नहीं रुकना है, जब तक आपका वर्क परमिट आने के बाद आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं ले ली है, मतलब कि जब तक आप एम्बेसी में अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको ये ऐसे करना है। जिस दिन आपने अपना कवर लेटर या जो भी आपका इंश्योरेंस वगैरह जो भी आप रेडी करते हो, उसी टाइम पर आपको उसको प्रिंट कराना है और उसमें लगभग अच्छा अमाउंट होना चाहिए। एम्बेसी का कहना यह है कि मान लो आपने जो बैंक स्टेटमेंट डाली है, उनके नजर में ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आपका वर्क परमिट आया था या आपका अपॉइंटमेंट मिला है तभी आपने 2.5-3 लाख रुपए डाल दिया अकाउंट में। वो शो होगा तो उसको आप वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा। वो ये सोचेगा आपने कहीं से अरेंज करके पैसे वो करे हैं, आपका खुद का पैसा नहीं है, आपका खुद का कुछ थोड़ा बहुत सेविंग मनी नहीं है। इसलिए लोगों का जो, मतलब कि जो स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं या फिर उनके पास वो, जैसे कोई छोटी मोटी दुकानी है या कोई छोटा मोटा वो धंधा कर रहे हैं, तो वो लोग ये भी कर सकते हैं कि अपना गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर अपने आपको थोड़ा रजिस्टर करके दिखा सकते हैं और थोड़ा सा उस कंपनी को अपने बैंक से लिंक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई मेरा यहाँ से भी इनकम आती है। उसी बैंक स्टेटमेंट से दिखा सकते हैं कि भाई मेरा खुद का छोटा मोटा बिजनेस है, मेरे को पैसा यहीं से इनकम अर्निंग होती है और मैं यहीं से मैं अपना, मतलब मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस है छोटा मोटा, चाहे जैसा भी बिजनेस है, आपने उसको रजिस्टर कर लिया, तो कोशिश करना है वही बैंक अकाउंट उसको शो करना है, दिखाना है कि यही बैंक मेरा है, मैं इसी बैंक से अपना लेन देन करता हूँ, यही मेरा छोटा सा बिजनेस है, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हाँ ये बंदा बिल्कुल राइट है। उनके लिए है जो जॉब नहीं करते हैं, उनके पास छोटा मोटा खुद का धंधा है, जैसे किराने की दुकान हो गई या कुछ भी हो गई, उनके लिए। हाँ, इन लोगों को भी ध्यान रखना है कि लास्ट में जैसे अपॉइंटमेंट मिल गई है, एम्बेसी में सबमिट हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई अमाउंट बड़ा नहीं डालना है, कुछ भी जो है नॉर्मली रहने देना है। अचानक से डालोगे तो उनको डाउटफुल में आ जाओगे। और जो चीज डालनी है पहले डाल लेनी है, जैसे 8 महीने पहले, 1 साल पहले आपने प्लानिंग कर ली। फिर बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की सैलरी आती है, जो लोग इंडिया में वर्क कर रहे हैं या इंडिया से बाहर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए। लोग इंडिया में वर्क कर रहे हैं या इंडिया से बाहर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों का सैलरी अकाउंट है, तो
उन लोगों को करना यह है कि अपना ट्रांजेक्शन जो बनाना है, मेंटेनेंस बैलेंस बनाना है, वो सैलरी अकाउंट में बनाए। और उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत पैसा स्टार्टिंग से ही जो आपने प्लान किया तब से थोड़ा मोड़ा पैसा डाल सकते हैं, या 2-3 अपनी सैलरी सेविंग करके उसमें स्टॉप कर सकते हैं, और ताकि उससे आपका ट्रांजेक्शन बना रहे और आपके खाते में स्टार्टिंग से ही बैलेंस शो होने लगे कि हाँ आपके खाते में बैलेंस है। भाई आप लोगों ने 2 से 3 लाख रुपए जमा कर लिए हैं बैंक में, तब आप अपना प्रोसेस काम चालू कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए या फिर वीजा के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोग ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये होगा कि आपका स्टार्टिंग से उन लोगों का कि बहुत पहले से ही इसका अकाउंट बैलेंस ऐसा है, तो ये मेंटेन कर रहा है ताकि आप लोगों को रिफ्यूजल आने के बहुत कम चांस हो। सबसे ज्यादा ये आपको फोकस करना है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप ऑनलाइन करेंगे, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो। ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करेंगे अपने कंट्री के हिसाब से, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट या फिर कहते हैं ट्रांजेक्शन होगा उतना आपके लिए बेहतर है। मतलब जैसा कि बताया जा रहा है या मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर वैसा आप करेंगे तो एम्बेसी वालों को ये लगेगा कि ये जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, जो भी आप जो पर्सन है वो जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पैसा मेंटेन कर रखा है, उनको डाउट ना हो। और आप अब ये नहीं करना है कि आपने पैसा डाल दिया, आपने ट्रांजेक्शन ही नहीं की कि हाँ भाई मैंने 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए डाल दिए हैं, ट्रांजेक्शन कर नहीं रहे, और जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया, सबमिट करने का टाइम आया, तब आपने बस स्टेटमेंट निकाली और उसको जाके सबमिट कर दिया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल 1 रुपए से लेकर 100 तक के भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपका शो होगा, और वही चीज आपको फिर प्रिंट करनी है जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाए, जब आपकी डेट करीब आ रही हो कि मुझे पासपोर्ट सबमिट करना है एम्बेसी में, तब जाके उसको स्टेटमेंट को प्रिंट कराइए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए, तब जाकर अपना एम्बेसी में सबमिट करिए। मोस्टली जो लोग गल्फ में हैं, गल्फ वालों के लिए सैलरी अकाउंट होता है, मैंडेटरी है खासकर। और उन लोगों के लिए थोड़ा फायदा ये है कि अगर एक दो अपनी सैलरी मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा मेंटेन करके उसको स्टेटमेंट बना के चलेंगे, तो आप लोगों के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों को ये भी लगेगा ना कि आप अदर कंट्री में वर्क करके अपनी बैंक स्टेटमेंट बना रहे हो, कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा बस पैसा 2 महीना 4 महीना 5 महीने का सैलरी रोक के चल रहे हो, इससे आपका स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। रिफ्यूजल मिलता क्यों? रिफ्यूजल मिलता ही इसलिए है कि काफी लोग ऐसा करते हैं कि जैसे उन लोगों ने अपना वर्क परमिट निकलवा लिया है, अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया, जब देखा कि मेरी डेट की 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तब वो लोग अपने अकाउंट में 10 लाख 10 लाख 6 लाख 5 लाख 4 लाख डाल के अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग हिसाब से कि वो जितना अरेंज कर सकते हैं वो डाल देते हैं। उसके बाद उन लोगों का क्या होता है कि वीजा रिफ्यूजल आ जाता है, फिर वो लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारा वीजा रिफ्यूज क्यों आया, हमने तो स्टेटमेंट भी डाली थी, हमने तो पैसे भी अच्छे डाले थे, ट्रांजेक्शन मैंने अच्छे दिखाई दी, ऐसा करते हैं। तो फिर ऐसा रिफ्यूजल का चांस पूरा है, क्योंकि हर चीज की प्लानिंग होती है, प्लानिंग के साथ करने से हम लोगों का काम आसान होता है और ईजी हो जाता है। रिजेक्शन आता भी इसलिए ये कि मान लो कि हम लोगों ने 10 दिन पहले ही अपना हमारा अपॉइंटमेंट आ गया है, उसको हमें डालने जाना है, वो मतलब पासपोर्ट सबमिट करने जाना है, और हमने क्या करा कि उसके 3 दिन पहले 5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो वो हमारा जो पासपोर्ट है एम्बेसी ऑफिसर के पास जाता है, बीएफएस में या फिर डायरेक्ट एम्बेसी में जाता है। तो होता क्या है कि वो लोग हमारा प्रोफाइल चेक करते हैं, प्रोफाइल में सब कुछ देखेंगे, पासपोर्ट की वैलिडिटी, आप कब आओगे कब जाओगे, वर्क परमिट वगैरह सब चेक करेंगे। जब स्टेटमेंट की बारी आती है तो स्टेटमेंट में वो लोग ये देखते हैं कि भाई इसने ट्रांजेक्शन कितने दिनों से की है, क्या मेंटेनेंस कर रखा है। तब उसमें पता चलता है कि जो लोगों ने किया होता है, अपने दिमाग लगाया होता है कि 10 दिन पहले ही अपना सबमिट कर दिया होता है, बैलेंस डाल दिया होता है, बैंक बैलेंस डाल दिया होता है, कोई ट्रांजेक्शन से होती नहीं है, तो उन लोगों को ये लगता है कि बंदा ये यहीं से फ्रॉड है, मतलब ये बंदा बेकार है, मतलब ये डुप्लीकेट बंदा है, ये डुप्लीकेट बंदा यहीं से हमारे साथ जो 2 नंबरी कर रहा है तो वहां जाकर और 2 नंबरी करेगा। इस वजह से उनको वीजा रिफ्यूजल दे देते हैं और रिफ्यूजल आता ही जाता है। काफी लोगों ने देखा होगा और काफी लोगों ने ऐसा किया ही होगा, छोटी मोटी गलती की वजह से हम लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और वो जो नंबर 3 का जो अनसफिशिएंट बैलेंस का रिजेक्शन होता है, उसके साथ साथ आपको 9 और 10 नंबर के इनाम के तौर पे रिजेक्शन मिलता है। तो आप गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसे करके स्टेटमेंट दिखा देंगे, उन लोगों को दिखाना है। इसी वजह से हम लोगों पर वीजा रिफ्यूजल का ज्यादा वो रेशियो बढ़ता है और हम लोगों का वीजा रिजेक्ट होता है। 9 और 10 नंबर का वीजा रिजेक्ट इसलिए भी होता है कि काफी समय हम लोग अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही डालते हैं, हमने स्टेटमेंट भी सही डाली होती है, लेकिन हमारा रिजेक्ट हो जाता है, 9 और 10 नंबर देते हैं। वो इसका रीजन ये है कि जिस कंपनी से हमने वर्क परमिट निकाला है वो कंपनी स्टेबल नहीं है उनकी नजर में, या स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो आपको सैलरी नहीं दे सकती, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांस वो भी होते हैं। किसी भी कंट्री में और किसी भी वीजा के लिए जा रहे हैं, जैसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा या वर्क वीजा के लिए भी जा रहे हैं, अगर उस कंट्री ने अगर आपसे स्टेटमेंट मांगा है तो आपको स्टेटमेंट दिखाना है और अच्छा सा दिखाना है, तभी आप लोगों के वीजा लगने के बहुत ज्यादा ही चांस होते हैं। आपको मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग किसी भी कंट्री, यूरोप की कंट्री में, किसी भी कंट्री में किसी भी वीजा का अप्लाई कर रहे हैं, वर्क परमिट का कर रहे हैं, टूरिस्ट का कर रहे हैं या स्टूडेंट का कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, अगर उस कंपनी ने अपने इंस्ट्रक्शन में उसने अगर
बैंक स्टेटमेंट मांगा है तो आपको देना ही है। ये नहीं कि खाली पोलैंड की सारी बात हो रही है, और खासकर मैं पोलैंड के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, पोलैंड के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर पोलैंड में वर्क परमिट पे भी आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा है तो आपको देना है, और अच्छे से बैंक स्टेटमेंट बना के देना है, ताकि आप लोगों का वीजा लगने का चांस बहुत ही ज्यादा हो। आप लोग अगर मान लो 10 से 15 हजार की सैलरी है, आपने वर्क परमिट अप्लाई करा है, तो आपने डायरेक्ट ही है ना 7 लाख 8 लाख रुपए डाल दिया और अपने सबमिट कर दिया ताकि मेरा वीजा आए, तो ऐसी गलती मत करना। अगर आपकी ऐसी सैलरी है तो आपको बहुत पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, पैसे इधर उधर से कलेक्ट करके स्टेटमेंट आपको रेडी करना हो, जाके जब टाइम आए सबमिट करने का तब उनको लगे नहीं ये जेन्युइन बंदा है, ये आपका वीजा लगने में या फिर वीजा स्टैंप होने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों वो आपका जो आपने जो स्टेटमेंट डाली है, स्टेटमेंट में वो यही चेक करते हैं कि आपकी सैलरी इतनी, आपके पास पैसा कितना आया, आप मैरिड है कि नहीं है, आप अपना खर्चा मेंटेन कैसे कर रहे हैं, आपके बीवी बच्चे हैं उनको कैसे खिला पिला रहे हैं, और आपने इतना अमाउंट कैसे डाल दिया। तो ये सारी चीज बारीकी से चेक होती है, इसलिए आपको वही अपने दिमाग से लगाना है। देखो हर कोई है ना बहुत बड़े सपने देखता है कि मुझे इधर आना है उधर जाना है, उसके ऊपर प्लानिंग होती है, हर किसी चीज की प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के हिसाब से चलोगे आप लोगों का वीजा लगेगा ही लगेगा आराम से। और कंपनी भी अच्छी चुनना, ये नहीं कि आपने स्टेटमेंट तो बना लिया लेकिन आपके पास कंपनी अच्छी नहीं है जिससे आपने अपना डॉक्यूमेंट तो रेडी रखे लेकिन आपका वीजा नहीं मिला किसी कंपनी की वजह से, तो ऐसी गलती भी मत करना। गलती हमें कोई करनी नहीं है, अपनी तरफ से हमें ऐसा राइट रहना है कि हम लोगों का वीजा लगे। अगर हाँ हम लोग अपनी तरफ से सही रहेंगे तो फिर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आप अपने एजेंसी को बोल सकते हो कि भाई हमने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया को कंप्लीट करा है फिर भी मेरा वीजा क्यों नहीं मिला। तो फिर वो एजेंसी देखेगी आपका, या एजेंट देखेगा कि भाई क्या परेशानी है, फिर वो आपका वीजा दिलवाएगा। बाकी सारी कंट्री के लिए भी यही है, अगर किसी भी कंट्री ने आप लोगों से स्टेटमेंट मांगा है तो आपको देना मैंडेटरी है, और उसका बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है अपने प्लान के हिसाब से। किसी हम काम को प्लान के साथ करते हैं तो हमारा प्लान, वो हमारा जो काम होता है बहुत सक्सेसफुल होता है, नहीं तो अगर हम हड़बड़ी में करते हैं तो काम खराब हो जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो यही थी कि हम 9 नंबर या 3 नंबर या 10 नंबर से कैसे बचे, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए और अपना वीजा अप्लाई करिए। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।